कि मार्कशीट पर 90% या 95% का एक स्वस्थ नंबर तो बहुत साफ दिख रहा है। कागज पर सब बढ़िया है। एग्जैक्टली लेकिन अंदर की जो बुनियादी सच्चाई है वो कुछ और ही है। जब कागज पर दिखने वाली तस्वीर और जो जमीनी हकीकत है उसके बीच का ये फासला इतना बढ़ जाए कि उनमें कोई तालमेल ही ना बचे, बिल्कुल, तो फिर मूल्यांकन का पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है ना। ये किसी भी व्यवस्था के लिए एक गहरी चिंता का विषय होना चाहिए। और यही हमारी शिक्षा प्रणाली की आज की सबसे बड़ी पहेली है। इसका शीर्षक है द इल्यूजन ऑफ एकेडमिक मेरिट इन रीजनल एजुकेशन, यानी क्षेत्रीय शिक्षा में शैक्षणिक योग्यता का भ्रम। ये शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। हाँ, तो हमारा जो मिशन है आज वो इस बात की तह तक जाना है कि स्कूलों में 80% से लेकर 95% तक जो अंक आज थोक के भाव में आ रहे हैं, क्या वे वाकई ज्ञान का कोई सबूत है, या फिर ये हमारी व्यवस्था का सबसे बड़ा शैक्षणिक भ्रम है। एकदम सही। इस विश्लेषण के अनुसार 2000 के दशक के बाद से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में 80% से 95% अंक प्राप्त करना मतलब ये एक बेहद सामान्य बात बनकर रह गई है। हाँ, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। बिल्कुल नहीं। अगर हम पुराने दौर को याद करें तो 60% यानी फर्स्ट क्लास आना भी एक बड़ा जश्न हुआ करता था। पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटती थी। वही तो, लेकिन आज 90% लाना जैसे कोई बहुत ही आम बात हो गई है। यहाँ पर ये समझना दिलचस्प है कि ये बदलाव अचानक क्यों हुआ। लेख में विशेष रूप से सीबीएसई और कुछ क्षेत्रीय राज्य बोर्ड्स यानी स्टेट बोर्ड्स का उल्लेख किया गया है। जहाँ शिक्षा मुख्य रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाती है, वहाँ अंकों का ये उछाल एक स्थापित पैटर्न बन चुका है। तो क्या बच्चे अचानक से ज्यादा होशियार हो गए? नहीं, ये पैटर्न सिर्फ छात्रों की अचानक बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता का परिणाम तो नहीं हो सकता। ये व्यवस्था के भीतर मूल्यांकन के तरीकों में आए एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। बिना वास्तविक ज्ञान के 90% अंक बांटने से उन अंकों का जो मूल्य है वो भी इसी तरह खत्म नहीं हो गया। लेख में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये अंक खैरात की तरह बांटे जा रहे हैं। लेकिन शिक्षा में जब आप इस तरह अंकों की खैरात बांटते हैं तो आप एक पूरी पीढ़ी के सोचने और समझने के तरीके को ही बदल रहे होते हैं। उनका माइंडसेट बदल जाता है। बिल्कुल। और एक बात और, जब क्षेत्रीय बोर्ड्स सीबीएसई जैसे केंद्रीय बोर्ड्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं तो एक अदृश्य दबाव बनता है। दबाव मतलब नंबर ज्यादा देने का दबाव। हाँ, अगर एक बोर्ड के छात्र 95% ला रहे हैं और दूसरे के 70%, तो दूसरे बोर्ड पर दबाव आता है कि वो भी अपने छात्रों को ज्यादा अंक दें ताकि वो कॉलेज एडमिशन की रेस में पीछे न छूट जाए। अच्छा, तो ये एक अंधी दौड़ बन गई है। एकदम। और इस होड़ में मूल्यांकन की जो कड़ाई होती है ना, वो खत्म हो जाती है। कॉपियां सिर्फ अंक देने के उद्देश्य से जांची जाने लगती हैं। ये रेस वाली बात काफी कुछ साफ कर देती है। लेकिन एक बात मुझे खटकती है। क्या बात? अगर हम मान भी लें कि अंक बहुत उदारता से दिए जा रहे हैं, फिर भी 80% या 90% अंक लाने वाले छात्र के पास कुछ तो बुनियादी ज्ञान होना ही चाहिए ना। सैद्धांतिक रूप से तो होना ही चाहिए। वही तो, शून्य ज्ञान के साथ कोई 90% तक कैसे पहुंच सकता है? लेकिन इस लेख में जो जमीनी हकीकत बताई गई है वो किसी भी तर्क को चुनौती देती है। हाँ, जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। एग्जैक्टली। बताया गया है कि 8वीं, 9वीं और यहाँ तक के 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले कई छात्र अपनी ही मातृभाषा का कोई एक पाठ यानी चैप्टर धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते। और ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। मतलब अगर कोई छात्र उस भाषा को नहीं पढ़ पा रहा है जो वो घर में बोलता है, जिसमें वो सोचता है, बिल्कुल, तो फिर वो विज्ञान और इतिहास के जटिल विषयों को कैसे समझेगा? मातृभाषा पर पकड़ किसी भी शिक्षा की सबसे बुनियादी शर्त होती है। और बात सिर्फ भाषा पर आकर नहीं रुकती। लेख स्पष्ट करता है कि इन छात्रों को बुनियादी गणित भी नहीं आता। मतलब जोड़ घटाव भी नहीं? हाँ, जोड़ घटाव, गुणा और भाग जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सबसे जरूरी कौशल हैं, वो भी इन छात्रों की पकड़ से बाहर हैं। ये तो बहुत ही गंभीर स्थिति है। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये भौतिक रूप से कैसे संभव है? विश्लेषण का दावा है कि इन बच्चों की वास्तविक क्षमता 20% अंक लाने की भी नहीं है, फिर भी मार्कशीट पर उन्हें 80% मिल रहे हैं। तो सवाल ये है कि वो कॉपी में लिखते क्या है? वही ना। अगर एक छात्र साधारण गुणा भाग नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा नहीं पढ़ सकता, तो वो परीक्षा के 3 घंटे में कागज पर ऐसा क्या लिख रहा है कि उसे 80% मिल रहे हैं? वो पूरे के पूरे पैराग्राफ को बिना समझे एक चित्र की तरह दिमाग में छाप लेता है। इसके अलावा स्कूलों द्वारा जो आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट के अंक दिए जाते हैं,
वो भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। ओ, जहां स्कूल अपने हाथ से नंबर देते हैं। हाँ, स्कूल अपना ओवरऑल रिजल्ट बेहतर दिखाने के लिए छात्रों को पूरे में से पूरे अंक दे देते हैं। कागज पर एक पूरी पीढ़ी 80% वाले मेधावी छात्रों की है, लेकिन असल जिंदगी के कौशल में एक बहुत बड़ा शून्य है। ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। बिल्कुल। तो अगर ये प्रणाली इस तरह से एक भ्रम पैदा कर रही है, तो क्या ये हर जगह ऐसा ही है? क्या हर तरह के स्कूल इसी रास्ते पर चल रहे हैं? नहीं, यहाँ एक दिलचस्प तुलना भी की गई है लेख में। हाँ, जहाँ क्षेत्रीय माध्यम के स्कूलों की तुलना अंग्रेजी माध्यम यानी इंग्लिश मीडियम के स्कूलों से की गई है। ये तुलना इसलिए अहम है क्योंकि ये दिखाती है कि हर कोई एक ही पैटर्न का शिकार नहीं है। मूल्यांकन के अलग अलग पैमाने एक ही देश और राज्य में मौजूद हैं। सही बात है। और दिलचस्प बात यह है कि इस लेख के अनुसार अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के मामले में कॉपियां बहुत सख्ती से जांची जाती हैं। उन्हें इस तरह थोक में अंक नहीं बांटे जाते। बिल्कुल। और लेखक इस कड़ाई को एक बहुत ही सकारात्मक बात मानता है। उन्होंने इसे जमची बाजू यानी एक प्लस पॉइंट कहा है। ये एक बहुत ही अलग नजरिया है ना? आमतौर पर हमें लगता है कि जो बोर्ड उदारता से अंक दे वो अच्छा है, लेकिन यहाँ सख्ती की तारीफ की गई है। देखिए, इस सख्ती की तारीफ करने के पीछे एक बहुत ही ठोस तर्क है। वो क्या? सख्ती से अंक देने का मतलब ये है कि छात्र को अपने स्तर का सही अंदाजा होता है। अगर उसे 60% मिले हैं तो उसे पता है कि उसे और मेहनत करनी है। उसे ये झूठा भ्रम नहीं होता कि वो हर विषय में पारंगत है। बिल्कुल। ये कड़ाई उसे असल दुनिया की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करती है, जहां सिर्फ अंक नहीं बल्कि आपके वास्तविक कौशल की जरूरत होती है। तो ये जो 90% का भ्रम है, ये हमेशा तो टिक नहीं सकता। कहीं ना कहीं तो सच्चाई से सामना होना ही है। एकदम। और लेख में उस पॉइंट को बहुत अच्छे से बताया गया है। हाँ, इस विश्लेषण में उस सटीक बिंदु को चिन्हित किया गया है जहां ये सारा छलावा टूटकर बिखर जाता है, और वो बिंदु 10वीं कक्षा नहीं है। तो फिर क्या है? असली परीक्षा तब शुरू होती है जब ये 80% और 90% वाले, मतलब जो मुफ्त के अंकों वाले छात्र हैं, वो 11वीं और 12वीं कक्षा में जाते हैं और विज्ञान संकाय यानी साइंस स्ट्रीम को चुनते हैं। हाँ, 11वीं और 12वीं का साइंस स्ट्रीम वास्तव में एक लिटमस टेस्ट की तरह है। मतलब वहां जाके असली औकात पता चलती है। आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि 10वीं तक की पढ़ाई और 11वीं के विज्ञान के बीच के स्तर में एक बहुत बड़ा और अचानक आया हुआ उछाल होता है। गैप बहुत बड़ा है। अगर हम इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करें तो ये बहुत ही नाटकीय लगता है। कैसे? मतलब सोचिए, एक छात्र जो 10 साल तक खुद को बहुत होशियार मान रहा था, जिसे 10वीं में 90% अंक मिले थे, जब वो 11वीं की फिजिक्स या केमिस्ट्री की किताब खोलता है तो उसके साथ क्या होता होगा? वहां तो रटे रटाए जवाब बिल्कुल काम नहीं आते। वही तो। फिजिक्स के एक जटिल समीकरण को सुलझाने के लिए उस बुनियादी गणित की जरूरत होती है जो उसे 6ठी या 7वीं कक्षा में सीखना चाहिए था, जो उसने कभी सीखा ही नहीं। एग्जैक्टली। जब नींव ही गायब है तो इतनी बड़ी इमारत कैसे टिकेगी? और यही वो क्षण है जहां उस छात्र की वास्तविक योग्यता बेनकाब हो जाती है। विज्ञान ऐसे विषयों का समूह है जो तार्किक सोच यानी लॉजिकल थिंकिंग और बुनियादी कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ की मांग करता है। आप रटकर पास नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। आप एक केमिकल रिएक्शन को बिना उसके पीछे के सिद्धांत को समझे रट नहीं सकते। और इस स्थिति का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव उस छात्र पर पड़ता है वो बहुत विनाशकारी होता है। हाँ, उसके मेंटल हेल्थ पर बहुत असर पड़ता होगा। सोचिए उस छात्र के आत्मविश्वास का क्या होता होगा जिसे पूरी व्यवस्था ने ये विश्वास दिला दिया था कि वो अव्वल दर्जे का है, और अचानक वो खुद को क्लास में सबसे पीछे पाता है। ये सिर्फ एक एकेडमिक फेलियर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मानसिक आघात भी है। बिल्कुल। इस पूरी दुविधा की जड़ में एक विशेष नीति का भी हाथ बताया गया है। विश्लेषण में स्पष्ट रूप से उस नीति को जिम्मेदार ठहराया गया है जिसके तहत किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाता, जिसे हम नो फेल पॉलिसी कहते हैं। हाँ, आज के समय में स्कूलों में 8वीं कक्षा तक बच्चों को बस अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता है। अब अगर हम इसके पक्ष में तर्क दें तो लोग कहते हैं कि ये बच्चों के भले के लिए है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि किसी छोटे बच्चे को फेल करना उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ये नीति शायद इसलिए लाई गई होगी ताकि बच्चे स्कूल ना छोड़ें और उन पर पढ़ाई का अनावश्यक तनाव ना हो। स्थिति है। लेकिन हर नीति का एक व्यवहारिक पक्ष होता है जो अक्सर उसके आदर्श रूप से बहुत अलग होता है। और यही तो सबसे पेचीदा बात है। क्या ये सहानुभूति वास्तव में काम कर रही है? आप ही बताइए। मतलब जब हम एक बच्चे को बिना उसकी गलतियां सुधारे, बिना ये परखे कि उसने कुछ सीखा भी है या नहीं, 8 साल तक लगातार पास करते जाते हैं, तो हम असल में क्या कर रहे हैं? हम उसे एक झूठे बुलबुले में रख रहे हैं। बिल्कुल।
हम उसे 11वीं और 12वीं की कठिन पढ़ाई के सामने बिल्कुल निहत्था छोड़ रहे हैं। 8वीं तक कोई परीक्षा नहीं, 10वीं में खैरात में मिले अंक और फिर 11वीं में अचानक विज्ञान का एक विशाल महासागर। जहां उसे तैरना नहीं आता। एग्जैक्टली। तो क्या ये बच्चों के बालपन को बचाने के नाम पर दिखाई जा रही एक झूठी सहानुभूति नहीं है, जो उनके भविष्य को पूरी तरह से अंधकार में धकेल रही है? रवैया है वो बदल जाता है। शिक्षक का रवैया भी। बिल्कुल। शिक्षक को पता होता है कि छात्र को अगली कक्षा में भेजना ही है, तो वो उस छात्र की बुनियादी कमजोरियों पर एक्स्ट्रा टाइम देना बंद कर देता है। और छात्र को भी पता होता है कि वो पास तो हो ही जाएगा। हाँ, उसे समझ आ जाता है कि मेहनत करने या न करने का रिजल्ट एक ही है। ये नीति सीखने की जो जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी है, उसे खत्म कर देती है। और फिर 11वीं में जाकर ये बम फूटता है। एकदम सही। 11वीं में जब ये सुरक्षा कवच अचानक हटता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस लेख में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि इस नीति और अंकों की इस खैरात का जल्द से जल्द एक योग्य समाधान खोजना ही होगा।